आम आदमी पार्टी में जब केजरीवाल और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के बीच वर्चस्व की जंग में हर मोड़ पर पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास का नाम आता रहा। आप में झगड़े का नया दौर शुरू हुआ तो केजरीवाल पर सवाल उठाती एडमिरल रामदास की चिट्ठी सामने आई। केजरीवाल और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के बीच वर्चस्व की जंग में हर मोड़ पर पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास का नाम आता रहा। आप में झगड़े का नया दौर शुरू हुआ तो केजरीवाल पर सवाल उठाती एडमिरल रामदास की चिट्ठी सामने आई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब योगेंद्र प्रशांत गुट को ठिकाने लगाने की कवायद चल रही थी तब भी एडमिरल रामदास का नाम सामने आया, जिन्हें पार्टी ने बैठक से दूर रहने को कहा था। उस दिन भी एडमिरल रामदास दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का आंतरिक लोकपाल पद छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन अगले ही दिन, अगले ही रोज एडमिरल रामदास की आंतरिक लोकपाल पद से छुट्टी हो गई, वो भी बड़ी बेअदबी के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एडमिरल रामदास का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन एडमिरल रामदास का बयान और पार्टी का संविधान देखकर अब बड़ी बहस छिड़ गई है कि एडमिरल रामदास रिटायर हुए या उन्हें लोकपाल पद से बर्खास्त किया गया। क्या अब आम आदमी पार्टी ने अपने ही आंतरिक लोकपाल को जोकपाल बना दिया? देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। जन लोकपाल के लिए सरकार कुर्बान करने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने ही आंतरिक लोकपाल को बलि का बकरा बना दिया। जिस वक्त आम आदमी पार्टी में केजरीवाल बनाम योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण गुट के बीच वर्चस्व की खुली जंग चल रही थी, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास की छुट्टी कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने अपने 3 लोकपालों का नाम घोषित करते हुए बताया कि एडमिरल एल रामदास की अगुवाई वाले लोकपाल पैनल का कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 3 सदस्यों वाला नया आंतरिक लोकपाल पैनल गठित किया है। नए पैनल में पूर्व आईपीएस एन दिलीप कुमार, सीआईएसएफ के पूर्व डीआईजी राकेश सिन्हा और शिक्षा शास्त्री डॉक्टर एसपी वर्मा शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने एडमिरल रामदास को लोकपाल पद से रिटायर कर दिया और एडमिरल रामदास को कानो कान भनक तक नहीं लगी। खुद एडमिरल रामदास ने कहा कि वो आंतरिक लोकपाल पद से हटाए जाने के फैसले और तरीके पर हैरान हैं। आम आदमी पार्टी को आंतरिक लोकपाल के तौर पर मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ये खबर मुझे मीडिया से मिली। पार्टी नेतृत्व ने फैसले की घोषणा करने से पहले मुझे जानकारी देने का शिष्टाचार तक नहीं निभाया। मैं हैरान हूं क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर मुझ पर विश्वास जताया था। जनवरी 2015 में ही मुझे पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ आई शिकायतों की जांच सौंपी गई थी। 15 फरवरी को मिस्टर केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं अगले 5 साल के लिए लोकपाल बनने को राजी हो जाऊं। अब बड़ा सवाल ये है कि एडमिरल रामदास को आम आदमी पार्टी ने आंतरिक लोकपाल के पद से रिटायर किया है या फिर उन्हें बर्खास्त किया गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी से इन दिनों केजरीवाल पर सवाल उठाने वालों को साफ किया जा रहा है और केजरीवाल पर सवाल उठाने वालों में एडमिरल रामदास भी शामिल हैं। शायद अब लोकपाल बिल में आम आदमी पार्टी को एक अमेंडमेंट प्रपोज करना चाहिए कि भाई लोकपाल को आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो जब चाहे हटा सकता है। लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो की सहमति से बनाया जाएगा और अगर लोकपाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ कुछ कहता है तो फिर उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। ऐसी पार्टी के लिए बहुत शर्म की घड़ी है कि हमारी पार्टी के लोकपाल को स्वयं कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने मुझे बिना बताए हटा दिया। लोकपाल को टीवी से पता लग रहा है कि उन्हें हटा दिया। एडमिरल रामदास के साथ डॉक्टर इलीना सेन को भी आम आदमी पार्टी ने 2013 में आंतरिक लोकपाल बनाया था। अब एडमिरल रामदास को कार्यकाल खत्म होने के नाम पर रिटायर बताया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर इलीना सेन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी के संविधान के मुताबिक आंतरिक लोकपाल का कार्यकाल 3 साल होता है। पहले लोकपाल पैनल को 1 साल बाद
रोटेशन के तहत हटाया जा सकता है। रोटेशन के तहत सबसे उम्र दराज आंतरिक लोकपाल को पहले हटाया जाएगा और उनकी जगह दूसरे लोकपाल की तैनाती पैनल के बाकी सदस्य करेंगे। अगर 4 हफ्ते में लोकपाल का खाली पद नहीं भरा जा सका तो फिर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नए लोकपाल की भर्ती कर सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर एडमिरल रामदास का कार्यकाल पूरा हो चुका था तो फिर दूसरी लोकपाल डॉक्टर एलिना सेन ने किसी को लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त किया? 2013 दिसंबर में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। एक्सटेंडेड पीरियड में थे। एक कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद नई लोकपाल की समिति बननी थी। 3 लोगों की लोकपाल की समिति होती है, ये हमारे संविधान में है और उसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया। आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखते समय अरविंद केजरीवाल ने बड़े गुमान से बताया था कि उनकी पार्टी में ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए निष्पक्ष और तटस्थ आंतरिक लोकपाल होगा। हालांकि पार्टी के आंतरिक लोकपाल की हैसियत और अहमियत पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन अब जिस तरह से आंतरिक लोकपाल के पद से एडमिरल रामदास की छुट्टी हुई और नए लोकपालों की नियुक्ति की गई, उससे ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी ने अपने आंतरिक लोकपाल को ही जोकपाल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या आम आदमी पार्टी ने अपने ही आंतरिक लोकपाल को जोकपाल बना दिया है? इसी पर बहस करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जुड़ी हुई हैं, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएस धीर एक्स स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के उस दौरान जब केजरीवाल की 49 दिन की सरकार थी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रमजान चौधरी आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद जी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आप जन लोकपाल के मसले पर दिल्ली की जनता को छोड़कर बेसहारा मझधार में आप सरकार छोड़ के चले जाते हैं, लोकसभा चुनाव में कूद जाते हैं, और आज अपने ही आंतरिक लोकपाल को इस कदर आपने बेआबरू किया कि उन्हें पता ही नहीं उनको कब हटाया गया, क्यों हटाया गया? नहीं, देखिए, टाइमिंग को लेकर निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस तरह ये सारा प्रकरण हुआ है जो पिछले 2-3 दिन का रहा, उसके बाद अचानक एडमिरल रामदास को हटाया जाना, अगर कार्यकाल समाप्त हो गया था 2013 में, जैसा कि भी संजय सिंह कह रहे थे, तो मुझे लगता है तभी एडमिरल रामदास को हटा करके और नए लोकपाल की नियुक्त कर देनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उनका कार्यकाल समाप्त भी हो गया था तो फिर भी ये तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हीं को चुनना था ना, उनको तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना ही था। वही मैं कह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया आज अपनाई गई है, ये 31 मार्च को जो अपनाई गई है, 30 मार्च को, मुझे लगता है ये तभी अपनाई जानी चाहिए थी, तो शायद इस तरह के आरोप नहीं लगते, क्योंकि तब वो सामान्य प्रक्रिया होती। लेकिन जब आज अगर उसको किया गया तो निश्चित रूप से उसमें सवाल उठेगा कि क्यों, क्योंकि एडमिरल रामदास की बैकग्राउंड अगर आप देखिए तो उनकी नजदीकी आम आदमी पार्टी के भीतर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से जग जाहिर रही है। अब निजी संबंध रहे हैं, ठीक है, होता है, जब पार्टी बनती है तो लोग इसी तरह एक दूसरे के संपर्क के लोगों को लाते हैं कि भाई आप भी आइए, और उसमें आए वो। खैर, उन्होंने जो सवाल उठाए उससे अरविंद केजरीवाल के खेमे को असहज होना पड़ा, तो लेकिन उसकी स्वाभाविक परिणति जल्दी होगी, ये अपेक्षा हम लोगों को नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हुआ है तो निश्चित रूप से वो एक सवाल उससे उठता है, और इसको स्पष्ट तो आम आदमी पार्टी के अगर यहाँ पर कोई वो करेंगे, लेकिन लोकपाल की जब आप बात करते हैं तो लोकपाल की स्वायत्ता और स्वतंत्रता, उसकी जब आप बात देश के स्तर पर करते हैं तो उसको अपने संगठन में भी उसको बरकरार कर रखना। मेरे पास इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जिसको लेके आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले रमजान चौधरी के पास चलना जरूरी है। आपके नेता हैं, लेकिन इस वक्त खासा नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि जो नेशनल काउंसिल की बैठक हुई जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर उनके साथ में बदसलूकी हुई, क्योंकि उन्होंने किसी पॉइंट को लेकर ऑब्जेक्शन रेज किया था, FIR भी कर दिया। तो रमजान चौधरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। रमजान साहब, ये जानना चाहेंगे कि जब चिट्ठी आई थी 1 मार्च को एडमिरल रामदास की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि कैबिनेट में कोई महिला क्यों नहीं है, और दूसरा पार्टी को ज्यादा लोकतंत्र बनाने की जरूरत है, अपनी पार्टी को लेकर उनकी ये चिट्ठी मीडिया में आई थी, तो उसके तुरंत बाद 1 मार्च की ये चिट्ठी है, और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन ये आ गया कि जो भी तमाम रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में वो ठीक नहीं है और लोगों को गुमराह करने के लिए है, और पार्टी जो है वो एडमिरल रामदास का बहुत सम्मान करती है और वो एक बिल्कुल इम्पार्शियल लोकपाल हैं, और उसके तौर पर उनका
एहतराम करती है, उनका सम्मान करती है। ये 1 मार्च को ये चिट्ठी पार्टी ने जारी की। ऐसा अचानक क्या हो गया कि अचानक उनको याद आ गया कि इनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा है, और खुद एडमिरल रामदास कहते हैं कि 15 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने उनको बुलाकर कहा कि 5 साल तक आपका एक्सटेंशन होने जा रहा है। शीतल जी, बड़े दुख की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्त से हम गुजरे हैं, और जहां तक जो मेरे साथ दुख हुआ है, मेरे साथ बर्ताव हुआ है, मैं बहुत मन पर बड़ी चोट लेकर बैठा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल कोई नया चेहरा, कम से कम मैं कह सकता हूं कि उनका ये चेहरा मेरे सामने नया नहीं है। चूंकि एक मर्तबा जब पहले इलेक्शन हो रहे थे पुराने विधानसभा के, तो एडमिरल रामदास जी और उनकी मोहतरमा बीवी दोनों आए हुए थे, और योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, हम सब मुस्लिम टास्क फोर्स की मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें वो शामिल थे, और अपना स्पीच देने के बाद, अपना डायरेक्शन देने के बाद वो बिना किसी से सलाम किए, और यहां तक कि रामदास जी से भी उसने सलाम नहीं किया। मैंने योगेंद्र यादव जी से उस वक्त ये कहा था कि कम से कम इतना तो एटिकेट्स बचना चाहिए था कि हमारा लोकपाल यहां है, उनकी मोहतरमा यहां है, तो उनको कम से कम विश करके, या जैसे हमारे एटिकेट्स में आता है, उसे निकलना चाहिए था। ऐसी एक घटना नहीं है। अब जब इन बातों को इसलिए इग्नोर किया जाता था कि अरविंद बहुत बिजी होंगे, बहुत दिमाग उनका लगता होगा, लेकिन मैंने सैकड़ों जगह ये नोट किया कि इस आदमी के डबल कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टरों में ये आदमी जीता है। जब पब्लिक के सामने और इसका चेहरा होता है या मीडिया के सामने चेहरा होता है, तो वो कैसा खिलखिलाता और सवाल करता हुआ और दूसरों पर उंगली उठाते हुए, लेकिन जब हमारे साथ बैठता था तो वही चेहरा बिल्कुल अलग तरह का होता था। जब बनारस से लोकसभा का चुनाव हार कर आए थे, आकर इतने डर में, खौफ में, जो मीडिया के सामने निडर दिखता था कि अब मोदी क्या कर देगा, योगेंद्र जी अब हमको सरकार के बिना बनाए बात नहीं बनेगी, इस तरह का इसका कैरेक्टर था। तब योगेंद्र यादव जी ने समझाया इसको कि नहीं, कुछ नहीं होगा, आप थके हुए हो, आराम कर लो। उस वक्त इसको साहस देने वाले हम सब लोग थे, और इसके बावजूद सुबह इन्होंने एमएलए की मीटिंग बुलाकर जिस तरह का कैरेक्टर पेश किया। एक तरफ पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत जी लड़ रहे हैं, और एक तरफ मतलब आपकी बात का लबोलुआब ये है रमजान साहब, आपकी बात का लबोलुआब ये है कि एडमिरल रामदास, अगर उनके बारे में जो आपने बातें बताई कि उनका पार्टी में कोई वजूद शुरू से ही नहीं था, इस तरह की बात आपने कही। पार्टी में वजूद था, लेकिन इस आदमी की नजर में किसी का भी वजूद नहीं है। जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि पावर देकर किसी को देखो, अगर उसकी असली कैरेक्टर को जांचना है और उसको समझना है तो उसको पावर देकर देखो। इस इंसान को जैसे ही पावर मिली है, इसका सारे रिश्ते, सारे सबूत, सारा सिस्टम, सारा शिष्टाचार सब कुछ बदल गया। इस मीटिंग में अगर आप उसे देखते, जो व्यवहार, जो एडिट कर दिया गया है वीडियो, अगर शीतल जी उस मीटिंग का व्यवहार और इसकी स्पीच अगर आप देखते, जिस तरह से इन्होंने शांति जी को, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान तो कोई भी करता, दुश्मन भी करते हैं, राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह का आचरण इसका रहा है, लोग एमएलए को पिटवाने के लिए भगवा रहे हैं, और जिस तरह से कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये यहां मीटिंग में मौजूद हैं। अगर ये अरविंद केजरीवाल हैं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने 3-4 साल इस शख्स के लिए दिए हैं, और मेरी पीड़ा, मुझे जब ये कोई मुस्लिम लेता, इसको मिल नहीं रहा था शीतल जी। ठीक है, आपके पास आएंगे, आपकी व्यक्तिगत पीड़ा और निराशा, नाराजगी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे बाकी मेहमानों के पास चलना भी जरूरी है। रागिनी के पास भी चलेंगे और साथ ही विजेंद्र जी के पास भी, लेकिन इस वक्त एमएस धीर के पास जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो उस विधानसभा के स्पीकर थे जिस विधानसभा, जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी 49 दिन की, और जन लोकपाल के मसले पर वो ये दिल्ली की गद्दी छोड़कर चले गए थे। तो धीर साहब, क्या इसी तरह के लोकपाल, जन लोकपाल की परिकल्पना उन्होंने की थी, जिसके दम पर, जिसके बूते वो दिल्ली की जनता को छोड़कर यूं चले गए? देखो जी, उस इलेक्शन से पहले आम आदमी के पास 2 ही मुद्दे थे कि जन लोकपाल लाना है और स्वराज लाना है। लेकिन 14 फरवरी 2014 को जब विधानसभा में सदन चल रहा था, तो उसमें
पूरी कोशिश की गई कि इस बिल को पेश किया जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक मैसेज आया था, उसके तहत उसको पेश नहीं किया जा सकता था। उसमें यह क्लियर था कि अगर सदन की से पूछा जाएगा, अगर सदन के लोग कहते हैं, लेकिन सदन बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन वहां पर 5-6 दफा सदन को स्थगित किया, लेकिन जब हालात नहीं समझे और ये नहीं आया, और इनकी पूरी कोशिश थी किसी तरीके भी जन लोकपाल बिल को वहां पर पेश कर दिया जाए। जब हालात नहीं बने और वो नहीं आया, तो बाकी हमने इसको छोड़ करके बाकी कार्रवाई की, और इसके बाद ये हफड़ा दबड़ी में सदन को छोड़कर बाहर चले गए, और वहां से ये सीधा जो हनुमान मंदिर के पीछे हेडक्वार्टर इनका था, वहां से जाकर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए और इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफे का जो कारण था मेन, हफड़ा दबड़ी में सदन को छोड़कर बाहर चले गए, और वहां से ये सीधा जो हनुमान मंदिर के पीछे हेडक्वार्टर इनका था, वहां से जाकर सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए और इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफे का जो कारण था मेन, एक ही जन लोकपाल था। लेकिन मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब दोबारा इलेक्शन के बाद जबकि इनको एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हो चुका है, हाँ। अब ये सब कुछ कर सकते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। अभी तक जन लोकपाल के बारे में ये बात नहीं करते, बिल्कुल जिक्र नहीं, स्वराज के बारे में कोई बात नहीं करते, ना ये बात करते, ना इनके एमएलए बात करते हैं। ठीक है, रागिनी क्या लोकपाल, जन लोकपाल महज एक मुद्दा था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए? जिस तरह से अब ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, जैसे उन्होंने अपने आंतरिक लोकपाल को जिस तरह से बेआबरू कर दिया, बेसहारा यूं छोड़ दिया, तो अब ये अपने आप बात एक्सपोज हो गई। ये महज उनके लिए मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था। देखो जो दिल्ली शीतल, देखिए एडमिरल रामदास ही क्यों, मैं तो कहूंगी कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कई ऐसे ही नेता जो हैं, उनकी जो गत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, उसको देखकर तो मुझे ये शेर याद आ रहा है कि निकलना खुल्द से आदिम का सुना था, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब देखिए ये बात तो जग जाहिर है, हर किसी को पता है कि जन लोकपाल इनकी राजनीति का केंद्र था, आधार था। ये वो सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर इन्होंने दिल्ली में विजय के लक्ष्य को हासिल किया। पर आप देखिए, मैं जो दिल्ली में भी पिछले चुनाव हुए उसके कैंपेन के दौरान भी लगातार कहती रही कि जन लोकपाल इनके लिए मुद्दा ही नहीं था। किसी होर्डिंग, किसी बिल, किसी एडवर्टीजमेंट में जन लोकपाल की इन्होंने बात नहीं की। और आज जो व्यवहार आंतरिक लोकपाल के साथ हो रहा है कि रिटायर उनको किया जा रहा है बिना उनकी जानकारी के, उसे देख के तो ये समझ आ जाता है कि इनकी प्रतिबद्धता कभी जन लोकपाल के साथ रही नहीं। वो केवल एक राजनीतिक हथियार था, राजनीतिक दोहन किया उसका, और जनता की सहानुभूति और वोट बटोर लिए, पहली बात। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का कैसा चेहरा सामने आ रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए नियम बनाते हैं पर खुद पर नियम लागू नहीं होते, इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, इन्हें शक के घेरे में खड़ा नहीं कर सकते, आप इनके विचार का विरोध नहीं कर सकते। अब अगर ये तानाशाही नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, अधिनायकवाद नहीं है, तो क्या है? देखिए कैसा मानक वो स्थापित करते हैं। उनके स्टिंग ऑपरेशन में ये सुनने को मिलता है कि वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं अपने 67 विधायक लूंगा, अलग हो जाऊंगा। अपने भाषण में जो उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में दिया, उसमें भी वो इसी किस्म की बात करते हैं। वो कहते हैं सभी पदों से मैं इस्तीफा दे दूंगा, पर मुख्यमंत्री पद की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने ये मानक स्थापित किया कि सत्ता और महत्वाकांक्षा पार्टी के अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये मानक स्थापित किया कि राजनीति में अपना कद बनाए रखने के लिए दूसरों के पांव काटना जरूरी है। और उन्होंने ये भी करके दिखाया कि सार्वजनिक रूप से गांधी का नाम लो, गांधी स्मृति के सामने बैठ जाओ, समाधि के सामने आंसू बहाओ पश्चाताप के, और अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करो, अपने पार्टी के संस्थापक जनों को गाली दो। ईर्ष्या की बुनियाद पर, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की और महत्वाकांक्षा की बुनियाद पर इनकी राजनीति टिकी है। और मुझे तो ये लगता है, देखिए जो आप एक हाथ से देते हैं वहीं दूसरे हाथ में आपको मिलता है। जो इन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ और संस्थापकों के साथ किया, बहुत दिन नहीं लगेंगे, दिल्ली की जनता भी इनके साथ करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में स्वराज नहीं ला पाया, वो ना तो दिल्ली की जनता को स्वराज देगा और ना ही दिल्ली की जनता के 70 मुद्दों पे से काम होने वाला है। विजेंद्र जी एनसीडी के कर्मचारियों की क्या गति रही है? जी रागिनी, फिर आऊंगी आपके पास। रागिनी, चारों तरफ गंदगी फैली, रागिनी फिर आऊंगी आपके पास के नाम पर। बिल्कुल, इस मसले पर भी आएंगे। विजेंद्र जी, जिस तरह की राजनीति हमें देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की
लड़ाई आंतरिक कलह हो या जिस तरह का उनका ट्रीटमेंट अपने ही आंतरिक लोकपाल को या तमाम उन सदस्यों का जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, आपको लगता है कि राजनीति के इस रूप को, इस आयाम को लेते हुए आप जैसी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने? शीतल, जहां से चर्चा शुरू हुई थी, विनोद अग्निहोत्री जी ने एक लाइन में कहा था कि इस मौके पर एडमिरल रामदास को हटाना ये इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो पूरी तरह से बदल गया है। और जितने भी आइडियोलॉग थे इस पार्टी में, सबको पार्टी से बाहर किया जा रहा है। उन सबका कसूर ये था और है कि वो आइडियोलॉग है और एक प्रिंसिपल के साथ, एक सिद्धांत के साथ इस पार्टी को बनाने में उन्होंने योगदान किया था। अगर उन सब सैद्धांतिक लोगों को पार्टी से बाहर किया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सिद्धांतों की भी तिलांजलि दी जा रही है। और साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह सत्ता में बाहुबल का इस्तेमाल करो, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करो, लोकपाल को किनारे करो, सत्ता को हासिल करो। और सत्ता से जुड़े हुए वो तमाम लोग जिनकी मानसिकता में सत्ता है, जिनकी मानसिकता में सत्ता लोलुपता है, जो सत्ता के लालची है, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। और बाकी वो तमाम लोग जो प्रखर वक्ता है, जो सिद्धांत की बात करते हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो नींव में इस पार्टी को बनाने में नींव के पत्थर शामिल हुए हैं, उनको मील का पत्थर भी नहीं रखा जाएगा, ये संदेश सीधे तौर पर दिया गया है। जी विनोद जी, आपने हाथ उठाया, कुछ हाँ, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति है नहीं। रमजान चौधरी इससे बागी खेमे के हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR के, तो मतलब अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हाँ, नहीं, अभी वो तो अलग बात है। मेरा एक प्रश्न मैं रमजान जी से भी करूंगा, धीर साहब से भी करूंगा, और इसके पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। असल में आंदोलनों से जब पार्टियां निकलती हैं और उसके बाद होता क्या है कि जो नेता होते हैं उन पार्टियों को, उनको बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उनको लगता है कि ये जन समर्थन जो उनको मिला है वो उनको मिला है। होता असल में ये है कि जन समर्थन मुद्दों को मिलता है। जनता पार्टी को भी जब समर्थन मिला था तो इमरजेंसी के खिलाफ मिला था, किसी नेता को नहीं मिला था। कांग्रेस को हटाने के लिए मिला था, बाद में नेताओं को लगा कि हमको मिल गया, लड़ पड़े और 80 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। बीपी सिंह के साथ भी यही हुआ, समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला था, लेकिन वो जो है लोगों ने समझा कि जो है नेताओं को, देवीलाल को लगा मुझे मिला, बीपी सिंह को लगा मुझे मिला, और लड़ गए। तो ये हमेशा होता है। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार पहली बार बनी थी 91 में, तो राम मंदिर आंदोलन पर समर्थन मिला था, लेकिन तो इस तरह की चीजें हुई और यही गलतफहमी जो है आम आदमी पार्टियों भी हो रही है। आप अपनी ये बात पूरी कीजिएगा और साथ ही आपको जो प्रश्न भी पूछने थे वो भी पूछेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये बहस जारी है कि जिन मुद्दों को और जिस संस्था की दुहाई दे देकर आम आदमी पार्टी ने पूरा आंदोलन खड़ा किया और फिर दिल्ली में सरकार बनाई इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ, उस संस्था लोकपाल की उसी संस्था को जोगपाल बना दिया। विनोद जी, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे कि मुद्दों को लोग जो है वो चुनते हैं और ये बहुत ज्यादा गुमान या भ्रम की स्थिति में आ गई है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए इस तरह के फैसले हो रहे हैं। देखिए, किसी भी नेता को के पीछे जनता इसलिए चलती है कि जो जिन मुद्दों को लेकर चल रहा होता है, लोग उसके लिए आते हैं। नेता में कोई सुरखाग पर नहीं लगे होते हैं कि वो अचानक उसके प्रेम उमड़ा है। प्रेम इसलिए उमड़ता है कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो जनता को टच करता है। वो मैंने इसीलिए इतिहास बताया, असम गण परिषद का भी यही रहा। आम आदमी पार्टी में साथ भी यही हो गया है कि जो लोग जुड़े, चाहे वो 2013 का चुनाव हो चाहे 2014 का चुनाव हो, जो मुद्दे इस पार्टी ने उठाए थे कि हम अलग राजनीति करेंगे, हम बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करेंगे, शुचिता की राजनीति होगी, सादगी की राजनीति होगी, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होगी, परस्पर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं होंगी, उसको लेकर के और लोग जो वर्तमान राजनीति से उभरे हुए थे, उस सारा का सारा वातावरण जो है आम आदमी पार्टी के साथ गया। और ठीक है, अरविंद केजरीवाल उसके नेता थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय उनको भी मिलेगा। लेकिन अब जो हो रहा है तो निश्चित रूप से अब मुद्दे कहीं भटक गए, तो ऐसे में कितने दिन ये समर्थन आप अपने पीछे जुटा पाएंगे, ये बड़ी कसौटी इनकी होगी। और ये जिस तरह के फैसले हो रहे हैं एडमिरल रामदास वाले इस तरह के, तो मुझे लगता है इससे छवि और खराब हो रही है। रमजान चौधरी साहब और धीर साहब से मेरा एक सवाल ये है कि रमजान चौधरी साहब ने कहा कि मैं कम से कम 3 साल से कई मौकों पर देख चुके थे कि अरविंद केजरीवाल जो है किस तरह के नेता है, कैसा व्यवहार है। तो चौधरी साहब, ये आपका विरोध अभी क्यों आया? पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और धीर साहब, आपने भी जो है आपको स्पीकर की कुर्सी मिली और उसके बाद आप स्पीकर रहे। आज जो आप बात कर रहे हैं कि वो ऐसे भाग गए, ये कर लिया, हमें कुछ नहीं पता था, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? समय पर रहते हुए आपने मुंह नहीं खोला, और जब बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप भाजपा में चले गए और चौधरी साहब FIR करा रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति? जी, मैं इस पर कुछ जरूर कहना चाहूंगी। रागिनी, आप अपनी बात रखिए, फिर रमजान साहब से जवाब लूंगी मैं इस बात पर।
देखिए विनोद जी की कुछ बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो लोकसभा के चुनाव में भी ये कहती रही, दिल्ली के चुनाव में भी मैंने कहा कि मुद्दे जो है वो चेहरों पर हावी होने चाहिए, इसका विपरीत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं विनोद जी को एक बात और याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल जी पर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इस बार विरोध बहुत व्यापक हुआ है। लेकिन चाहे शाजिया हो, चाहे बिन्नी हो, चाहे मधु भादुड़ी हो, राजेश सिंह हो, तमाम ऐसे लोग इसी तरीके के आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बाहर जाते रहे हैं। केजरीवाल जी पर इस तरीके के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इस बार विरोध बहुत व्यापक हुआ है। लेकिन चाहे शाजिया हो, चाहे बिन्नी हो, चाहे मधु भादुड़ी हो, राजेश सिंह हो, तमाम ऐसे लोग इसी तरीके के आरोप लगाकर पार्टी छोड़कर बाहर जाते रहे हैं। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। मुझे लगता है यहाँ समस्या कुछ और है। देखिए, चेहरा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि चेहरे से व्यक्ति की पहचान होती है, पर यदि चेहरा ये समझने लगे कि उस व्यक्ति का अस्तित्व ही चेहरा है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि शरीर को चलाने के लिए दिल भी चाहिए, फेफड़े भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, हाथ पैर भी चाहिए। इसी तरह आम आदमी पार्टी को एक विचार की तरह इस दिल्ली में फैलाने के लिए, देश में भी ले जाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान हुआ। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी उसका चेहरा थे, उस चेहरे पर वोट भी पड़ा, पर केवल ये मान लेना कि अरविंद केजरीवाल जी की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे लगता है गलत है। उनकी इमेज के पीछे भी बहुत सारे रागिनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रागिनी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से ही मिला। मैं तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि मुद्दों की वजह से लोग जुड़ते हैं। मैं वही कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को श्रेय ये दिया जाएगा कि उस मुद्दे को लेकर के वो एक चेहरा बने। मेरा लेकिन प्रश्न ये है कि चाहे शाजिया हो, चाहे बिन्नी हो, चाहे धीर साहब हो, ये सारे लोग तब विरोध में उतरते हैं जब व्यक्तिगत रूप से जो है इनका मामला आ जाता है। सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल अगर ऐसे हैं, तो आपने भी कहा कि इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, बिल्कुल ठीक बात है। तो उस वक्त इन सारे लोगों को ये कवायद, क्या योगेंद्र यादव ने जब मधु भादुड़ी से बाइक छीना था उस वक्त जो है वो इशू नहीं था क्या? या वही योगेंद्र यादव, वही कुमार प्रशांत और यही आनंद कुमार, यही धीर साहब, यही रमजान चौधरी अरविंद केजरीवाल की तारीफ के कसीदे पढ़ते थे। तो कसीदे जब पढ़ते थे उस वक्त आपको नहीं लगता था कि आप किस आदमी को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप अब सही हैं तो तब गलत थे, या तब गलत थे तो अब कैसे सही हो सकते? ठीक है रमजान साहब, पहले आपसे इस पर जवाब लूंगी और फिर एमएस धीर साहब आपसे। रमजान साहब, मैं शीतल जी कहना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज हरियाणा पर मैं मीडिया देखता था हरियाणा की तरफ से। उस वक्त जब इनका पहला इस्तीफा हुआ था योगेंद्र यादव जी का, जो उस वक्त का कलेश था, उस वक्त मैंने हरियाणा न्यूज पर खुलकर यह कहा था कि अरविंद ये कह रहा है और योगेंद्र जी की ये बातें हैं। और उस वक्त आप राजीव रघुनंदन जी से पूछिएगा, मेरी क्लिप मौजूद होगी। मैं उतना बड़ा नहीं हूं कि नेशनल चैनल पर कुछ कह पाता। मनीष जी के घर पर जब उनके फादर का इंतकाल हुआ था, उनके मुंह पर मैंने ये कहा कि मनीष जी आप गलत कर रहे हैं, ये तरीका गलत नहीं है। और अरविंद जी के 15 एमएलए मौजूद थे और उस वक्त मैंने ये बात उनके मुंह पे कही। उस वक्त राखी जी ने ये कहा था, मैं रमजान जी की बात से 100% सहमत हूं। मेरी आवाज हो सकता है उतनी प्रबल ना हो कि मैं उस आवाज को आम जन तक पहुंचा पाया हूं, लेकिन मैंने हर मौके पर विरोध किया है कि जो गलत हुआ वो उसको मैंने गलत कहा है। नहीं रमजान जी, मेरा प्रश्न ये है, जब शाजिया इल्मी के साथ मान लीजिए हुआ, या जब मधु भादुड़ी के साथ हुआ, या जब बिन्नी के साथ हुआ, तब योगेंद्र जी और प्रशांत जी क्यों नहीं खड़े हुए? उस वक्त तानाशाही का आरोप क्यों नहीं लगा? तब तो वो वहीं खड़े थे जहां आज वो पहुंच गए। योगेंद्र जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बीमारी को, अगर ये बीमारी आप मान रहे हैं और हम लोग भी मान रहे हैं, इस बीमारी को अगर नासूर बनने से पहले ही रोक दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल सही है, लेकिन सर जब ओखला कांड हुआ था, ओखला में पोस्टर लगाए गए थे, योगेंद्र जी ने उस वक्त, वो अंततः लिया हुआ निर्णय होता है। हाँ रमजान साहब, जब ओखला में पोस्टर लगे थे और उस वक्त दिलीप जी और जावेद गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त अमानतुल्लाह पर, पहले इरफानुल्लाह से कहा था कि आप जिम्मेदारी लो, अब मैंने पोस्टर चिपकाए हैं, और उसके बाद उन्होंने नहीं ली तो अमानतुल्लाह ने जिम्मेदारी ली। मैंने अमानतुल्लाह से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगा भाई राजनीति करना पड़ेगा। और उस वक्त अरविंद जी ने मांग की थी कि अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया जाए। फिर इतने भले आदमी को काटकर, इरफानुल्लाह को काटकर और उसको बर्बारी बना दिया, टिकट दे दिया।
इसका सबसे बड़ा विरोध रमजान चौधरी ने किया था और योगेंद्र यादव ने कहा था कि अरविंद भाई ये राजनीति गलत है और ये गलत है, और यही सब चीजें थी जिसकी वजह से हम लोगों को हमारी आवाज उनको चुभती थी और हमेशा वो हमको किसी न किसी तरह से अलग करना चाहते थे। एमएसडी साहब हमने उठाई ये बात, हर मौके पर उठाई, और हम कम से कम समझौता करने वालों में से नहीं है। अभी आशीष तलवार जी ने फोन पे मेरी बात हुई और मुझे बुलाया कि सरकार में 313 नंबर से बात करेंगे, आ जाइएगा। अगर हम लालची होते और सिद्धांतों से समझौता करते तो मैं भी राज भोग रहा होता, मैं सारी उनको कर यहां सिद्धांत की लड़ाई में आकर यहां पिटाई नहीं खा रहा होता। ठीक है। एमएसडी साहब से भी यही सवाल हमारा है कि ये तमाम लोग उस वक्त क्यों नहीं उठे? आप भी स्पीकर रह चुके हैं उस सरकार में, 49 दिन की सरकार में, हालांकि बाद में आपने पार्टी छोड़ दी। विनोद जी, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि 14 फरवरी 2014 को जब सदन में से केजरीवाल जी ने बाहर से बाहर निकल गए, पता नहीं लगा वो किस साइड में गए। ये तो हमें बाद में टीवी के ऊपर आके पता लगा कि वो हनुमान रोड पे गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं, एक विश्व पत्रकार हैं, कि कोई भी विधानसभा अध्यक्ष अगर चीफ मिनिस्टर उठ के जाता है तो उसके पीछे तो भागेगा नहीं रोकने के लिए। मैं उस समय कैसे उनके पीछे भाग सकता था, कैसे समझा सकता था? और बाद में जैसे पता लगा कि ये पूर्व निर्धारित था कि अगर हमारा जन लोकपाल वहां पर पेश हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो निर्णय लेता होता है पार्टी का, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसमें किसी एक विशेष पार्टी को ना तो गाइडेंस दे सकता है ना करता है, वो अपना रोल अलग से करता है। मैंने अपना रोल जहां तक मैं समझता हूं ठीक तरीके से निभाया है। उस समय जो केजरीवाल जी को अच्छा लगा, पार्टी के नेताओं को अच्छा लगा, तो वो उन्होंने किया, कुछ कोई समझाने का मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद कई दफा कोशिशें की गई कि कांग्रेस के एमएलए के साथ सरकार बनाई जाए। ये हर एक को विदित है, हर एक आदमी जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन कुछ कारणों से सरकार नहीं बन पाई और उसके बाद चुनाव हो गए। लेकिन मैं अब ये कहता हूं कि अभी किसी इतना प्रचंड बहुमत मिला हुआ है, ये आपसी झगड़े छोड़ करके दिल्ली के लोगों ने इसलिए आपको इतने मत नहीं दिए कि आप आपस में झगड़ते रहो और दिल्ली का विकास ना करो। मैं तो इनको शुभकामनाएं देता हूं, आप दिल्ली का विकास कीजिए। कौन रोक सकता है? 67 आपके पास एमएलए हैं, आप जन लोकपाल लाओ, स्वराज लाओ, उसके लाओ, कौन रोक रहा है? आपके पास सब कुछ है, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो मेरी आपको यही सलाह तो मैं कह दूंगा, ना पहले आपने कभी किसी की सुनी है ना आप सुने हैं, ये हठ धर्म है। सिर्फ ये मत कहते रहो कि खाली दिल्ली में एक ईमानदार व्यक्ति है और बाकी सारे चोर हैं, बाकी ईमानदार नहीं है। मैं हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आम आदमी पार्टी का, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस है, मैं तो सबको एक ईमानदार समझता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली के विकास के लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, आपको पता है सड़कों पे क्या गंदगी हुई है। ये कह तो देते हैं कि बिजली जो फ्री कर, सड़कों पर गंदगी के बारे में विजेंद्र जी से भी पूछूंगी, और जो पानी फ्री हो गया। अब विजेंद्र जी, दिल्ली की सड़कों पर गंदगी, देखिए कि बिजली जो हाफ हुई है, इसमें कितने लोगों को फायदा है, 400 यूनिट तक। और जो पानी माफ है, जहाँ झुग्गी बस्ती है, आंध्र साइज कॉलोनी है, वहां तो पहले मीटर नहीं है और 18,000 कनेक्शन वैसे ही लोगों को नहीं लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमने ये 2 बड़े काम कर दिए हैं। और सच मानो तो अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं, हम ये उनसे आग्रह करते हैं कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करें। पूरी दिल्ली उनके साथ है और दिल्ली के लोग इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और बदबू में जीने को मजबूर हैं। और वो बदबू जो कि कुछ समय बाद बीमारियों की शक्ल ले लेगी, जिस तरह कूड़े के ढेर हम दिल्ली भर में देख रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। आपकी पार्टी आखिर क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप करती, क्यों नहीं करती? एमसीडी के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आम आदमी पार्टी को तो आंतरिक कलह से अपने लोगों को दरकिनार करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन अब अच्छा, आप हमारे साथ इस वक्त इस बहस में मौजूद है और ये मुद्दा उठकर आया है, क्यों आप आखिर आप भी खामोश हैं? विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शीतल जी, दिल्ली सरकार इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही। तकलीफ की बात है आज दिल्ली में जो कुछ घट रहा है, और जिस तरह सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री के पुतले जला रहे हैं, और जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने
पूरी समस्या से हाथ झाड़ लिया है और जिस तरह का टका सा जवाब दिया है और जिस तरह एक असहयोग की भावना जनता के बीच में पैदा की है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली नगर निगम का एक प्रकार से संरक्षक के रूप में काम करती है और जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसमें सरकार हमेशा सहयोग करती आई है और करती रहेगी। लेकिन इन लोगों ने इसको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अड्डा बनाया है और राजनीतिक द्वेष भावना का अड्डा बनाया है और जिस तरह से राजनीति खेल रही है दिल्ली की सरकार, हमने सदन में ये बात उठाई, सदन के पहले ये बात उठाई, चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट सिफारिशें क्यों नहीं टेबल की जा रही, क्योंकि सब जानते हैं कि उसमें जो 4% ग्लोबल शेयर दिया जा रहा है आज, उसको बढ़ा करके सिफारिश की गई है 12.5% शेयर, ग्लोबल शेयर जो है उसको मिलना चाहिए। यानी कि 12.5% अगर 3 गुना फंडिंग दिल्ली की सरकार के माध्यम से नगर निगम को होगी, जो उसका हक है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये रिपोर्ट संविधान के तहत है। और भी बहुत सारी चीजें ट्राइफरकेशन को लेकर के कही गई हैं कि जो ट्राइफरकेशन हुआ था उसके बाद जो वित्तीय रूप से संकट खड़ा हुआ नगर निगम के ऊपर, उसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता ही आम आदमी पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाकर लेकर आई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। देखिए, झगड़े, अंदरूनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने एडमिरल रामदास के केस पर भी चर्चा की और अब सबसे बड़ा सवाल जो यक्ष प्रश्न उठता है वो ये है, मैं विनोद जी आपसे पूछूंगी और फिर तमाम लोगों से, कि जो जनता इतना भारी बहुमत देकर लेकर आई, उस जनता की अपेक्षाएं कहाँ ठहरती हैं आज? क्या किया जनता? तो अपना काम, आप अपने ही झगड़े सुलझा रहे हैं, अपने लोगों को जलील कर रहे हैं। जनता तो अपना काम कर चुकी है। जनता को मौका मिलता है चुनाव में वोट देने का, सरकार चुनने का। उसने प्रचंड बहुमत दे दिया ताकि सरकार को कोई ये कारण न मिल सके कि भाई हमारे पास इसकी कमी थी, हमारे पास विधायक नहीं थे या हमारे पास नंबर नहीं था, मिल गया। और चूंकि केजरीवाल जी ने चुनाव में अपील की थी कि कमी रह गई थी कुछ सीटों की, इसलिए माताजी जो है हमको छोड़ के जाना पड़ा, इस बार हम वो नहीं करेंगे। तो जनता ने कहा कि आपकी सीटों की कमी आपके अलावा सबको रहेगी, कांग्रेस को भी रहेगी, बीजेपी को भी रहेगी, सीटों की कमी जो है आपको नहीं रहेगी, इतना बहुमत दे दिया। अब जिम्मेदारी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की है। लेकिन मेरी जो शिकायत है या मेरा जो प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि ये पार्टियों के नेता अपने एक नेता को पहले तो भगवान बना देते हैं, उसको इतना चढ़ा देंगे, इतना ऊपर कर देंगे कि लगता है कि वो वही भगवान है। यही योगेंद्र जी, यही आनंद कुमार जी, प्रशांत भूषण जी, सारे लोग, मतलब अरविंद केजरीवाल अभी तक बिल्कुल, मतलब पीएससी से निकाले जाने के बाद अभी तक योगेंद्र जी हर इंटरव्यू में नहीं केजरीवाल तो बहुत अच्छे हैं और हमारे उनके बीच बहुत संबंध। तो भाई आप पब्लिक पोस्चर क्यों गलत लेते हो? आप फिर आपके अंदर ये होना चाहिए ना। लोहिया के आप अनुयायी हो, लोहिया जो पब्लिक में बोलते थे भाई प्राइवेट में बोलते थे। तो आप ये नहीं चलेगा ना इस तरह का। आप पहले तो भगवान बना दोगे नेता को और उसके बाद जब वो नेता इतना आगे निकल जाएगा तो आप चाहोगे उसको कंट्रोल करना, तो कंट्रोल नहीं होता ना। फिर आज तक नहीं हुआ, इंदिरा गांधी कंट्रोल में नहीं आई, नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा बीजेपी के बड़े नेताओं को, अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते इस बात पे मुस्कुरा भगवान मत बनाइए नेताओं को, पार्टी को बड़ा बनाइए, पार्टी बड़ी बने और पार्टी को आप आगे बढ़िए, तब चीजें होंगी। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, मेरा तो कहना है ठीक है, पार्टी को बड़ा बनाइए, पार्टी को ही आगे बढ़ाइए। रागिनी, आप इस पर रिएक्ट करना चाह रही है, फिर विजेंद्र जी से भी रिएक्शन लूंगी। देखिए, 3 बातें बहुत जल्दी बोलूंगी। अब मुझे लगता है विनोद जी मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि गाज जब खुद पर गिरती है तब दर्द महसूस होता है। तो शायद इसीलिए प्रशांत जी और योगेंद्र जी ने जो अब प्रतिक्रिया की उसे करने में इतना विलंब हो गया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये कहा है रहीम ने कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जनता बिल्कुल सही है, जनता ने अटूट प्यार दिया, प्रचंड बहुमत भी दिया। लेकिन अब ये सब जो तमाशा, ये गृह युद्ध देख रही है, उससे आम आदमी पार्टी और जनता के संबंध के बीच में गांठ बहुत बड़ी पड़ गई है। और इस गांठ को अगर खोल कोई सकता है तो आम आदमी पार्टी ही अपनी मेहनत के जरिए खोल सकती है। तीसरी बात, तो मैं कह रही हूं कि संभावना भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है अगर वो काम करते हैं, दिल्ली के सपनों को साकार करते हैं। तीसरी बात, चाहे पूर्ण राज का मुद्दा हो, दिल्ली को हरियाणा से पानी देने का मुद्दा हो या एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह देने का मुद्दा हो, ये काम भाजपा और आम आदमी पार्टी के समन्वय से ही संभव हो सकता है। अब आप देखिए, मोदी जी ने ये घोषणा पहले कर दी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तालमेल होना चाहिए। अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो अच्छा होगा, वरना तो आप देख लीजिए वही हाल मुझे लग रहा है एमसीडी का हो रहा है। अरुण जेटली जी ने 652 करोड़ रुपए कम किए वित्तीय सहायता के आवंटन में। 62 करोड़ रुपया इस साल के बजट में मनीष सिसोदिया जी ने एमसीडी का कम कर दिया। अब 700 करोड़ रुपया अगर कम होगा झूठ बोला जा रहा है, पर कूड़ा मिलेगा और हड़ताल जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है, झूठ बिल्कुल नहीं है। पीसीसी आप अपनी जानकारी डॉक्यूमेंट्स को एक बार दस्तावेजों को पढ़िए, आधारित नहीं है, ये झूठ आप अपनी केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का पढ़िए। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली की बहुत जल्दी दस्तावेजों को सार्वजनिक भी करने वाली है। तो आपको दूसरों को राय देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की मदद करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए, तभी दिल्ली का भला होगा। लेकिन ये मदद करेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है, सत्ता पर बैठना दोनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ने देखिए पार्टी के संरक्षकों को ठीक है अरविंद केजरीवाल ठीक है विजेंद्र जी, आपने रागिनी के आरोप को दुष्प्रचार करके खारिज किया और साथ ही कहा कि आधिकारिक तौर पर आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, गलत है, लेकिन समन्वय बन कहाँ रहा है केंद्र में और दिल्ली सरकार में? बन कहाँ रहा है? अगर ऐसा होता तो आज सड़कों पर दिल्ली भर में कूड़े थोड़े ना नजर आते, कूड़े के ढेर। देखिए शीतल, एक बात तो मैं अधिकृत रूप से बता दूं, जो कुछ रागिनी ने फंड को कम करने की या नहीं देने की बात कही है, ये सफेद झूठ है। तथ्यों के आधार पर अधिकृत रूप से कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, हमारा कहना है कि दिल्ली सरकार, जैसा मैंने कहा, एक संरक्षक की भूमिका में है और जो कुछ भी समस्या का हल करना है दिल्ली सरकार को करना है। इसमें केंद्र की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं है, ना हो सकती है, ना संभव है। जो मैं, अगर मुझे शीतल जी आप बोलने देंगी तो ये चर्चा आगे बढ़ेगी, आपको जल्दी से अपनी बात खत्म करनी होगी। का कारण ये अनैतिकता भी है, अपनी बात खत्म कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। चर्चा को समय बहुत कम है, लोगों को जानकारी चाहिए, जानकारी कृपया करके देने दीजिए। दूसरा, हमारा ये कहना है कि आज चौथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को टेबल करने की जरूरत है। विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए दिल्ली विधानसभा का, और मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी के 67 विधायकों को। हम मात्र 3 हैं और हम हर बहस के लिए फ्लोर पर तैयार हैं। आप चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट टेबल करिए, जिसमें 4% से बढ़ाकर 12.5% फंड का जो है वो बिल्कुल, लेकिन अफसोस कि आम आदमी पार्टी को फुर्सत ही कहाँ है। आम आदमी पार्टी को इन तमाम मुद्दों की ओर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ है। वो उसके आंतरिक कलह और उसके अपने ही लोगों को दरकिनार करने से फुर्सत मिले तो फिर वो जनता के बारे में सोचे। आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इस बहस में वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।